अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का जो नया टॉपिक है वो है गोल्ड कास्टिंग एलॉयज। इस टॉपिक में हम लोग कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। कास्टिंग के साथ हमने उन एलॉयज की या उन मेटल्स की कास्टिंग के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे पास गोल्ड रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास कास्टिंग की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। गोल्ड कास्टिंग एलॉयज के बारे में पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन से गोल्ड मटेरियल जो है उनको हम एज अ कास्ट रेस्टोरेशंस या डेंटल रेस्टोरेशंस में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास है कि इन द एज कास्ट कंडीशन प्योर गोल्ड इज टू सॉफ्ट टू मेंटेन इट्स शेप अंडर द फोर्सेस ऑफ मेस्टिकेशन। जो हमारे पास अगर हमने कास्ट रेस्टोरेशन यूज़ करनी है, हमने गोल्ड्स को यूज़ करना है या हमने मेटल्स की तरफ जाना है, तो मेटल्स की ऑप्शंस में जो हमारे पास गोल्ड है, अगर हम उसको यूज़ करें एज अ डेंटल रेस्टोरेशन इनले या ऑनले के लिए या क्राउन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो प्योर गोल्ड अगर हम यूज़ करेंगे तो वह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसकी शेप की जो मेंटेनेंस है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्सेस ऑफ मेस्टिकेशन आएगी और उसका जो शेप है वो मेंटेन नहीं रहेगा। इट्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव बाय आर्थर कोल्ड वर्किंग और एलॉय। जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो इसकी हार्डनेस है, अगर आप प्योर गोल्ड यूज़ करना चाहते हैं टूथ के लिए, तो उसकी वो स्ट्रेंथ और हार्डनेस को हम इम्प्रूव किस तरह करेंगे? या तो हम एलॉइंग का प्रोसीजर करेंगे या कोल्ड वर्किंग करेंगे। कोल्ड वर्किंग में हमारे पास यानी विदाउट टेम्परेचर हमारे पास मेटल में हम लोग शेपिंग लेकर आते हैं, हम उसको लो टेम्परेचर देते हैं और मेटल में कोई शेप लेकर आते हैं, तो वो कोल्ड वर्किंग का प्रोसीजर हो जाएगा। और जो एलॉइंग है, तो एलॉय का आपको पता होगा कि एलॉय हमारे पास क्या है। जब हमारे पास टू और मोर मेटल्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारे पास एलॉय बन जाता है। इट मीन्स कि अगर आप प्योर गोल्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपके पास सॉफ्ट रहेगा, वो उतनी फोर्सेस को बेयर नहीं कर सकेगा। लेकिन इसी गोल्ड के साथ अगर हम कोई और मेटल ऐड करते हैं तो वो हमारे पास एलॉय हो जाएगा, जिसे हम फिर नेम देंगे गोल्ड एलॉय का, क्योंकि वो गोल्ड के साथ आपने किसी दूसरे मेटल को ऐड किया हुआ है। तो एलॉइंग की प्रोसीजर के थ्रू हम इसकी स्ट्रेंथ और इसकी हार्डनेस जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एलॉयज ऑफ गोल्ड आर कॉमनली यूज फॉर कास्ट रेस्टोरेशन। अब गोल्ड जो है, हम प्योर गोल्ड की बजाय हम गोल्ड एलॉय की तरफ जाते हैं, तो एलॉयज ऑफ गोल्ड जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमनली इसकी यूजेज है कास्ट रेस्टोरेशन में और डेंटिस्ट। कुछ टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास जिनके मुताबिक आपको पता चल जाएगा आगे जाकर, जब ये टर्मिनोलॉजीज आएंगी तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। तो द फर्स्ट वन इज द प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल हमारे पास नेम इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास वो मेटल जो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, प्रीशियस मेटल्स कंटेन्स मेटल ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यूज। वो मेटल्स जिनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यूज है, जैसे कि गोल्ड आ जाता है, प्लैटिनम है, प्लेडियम है, सिल्वर है, रोडियम, इरीडियम, रुथेनियम एंड ऑस्मियम। ठीक है, ये सारे हमारे पास प्रीशियस मेटल्स हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब प्रीशियस मेटल की बात आएगी, इट मीन्स कि हम इन्हीं मेटल्स की बात कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सेकेंड वन टर्मिनोलॉजी हमारे पास है लो गोल्ड एलॉयज। अब नेम देखें, लो गोल्ड एलॉयज। गोल्ड एलॉयज क्या शो कर रहा है कि गोल्ड इसमें प्रेजेंट है, लेकिन गोल्ड एलॉय है, साथ में कोई और मेटल भी इसके साथ कंबाइन है जिसकी वजह से एलॉय बन गया है वो। प्लस लो गोल्ड एलॉयज, यानी लो गोल्ड एलॉयज यानी इसमें जो गोल्ड का कंटेंट है वो आपके पास लो है। सो वो एलॉयज विच कंटेन लेस देन 75% ऑफ द गोल्ड कॉल्ड लो गोल्ड एलॉयज। जहाँ पे आपके पास डेंटिस्ट्री में अगर कास्टिंग कंडीशन में या आपके पास गोल्ड एलॉयज की बात हो रही है, लो गोल्ड एलॉयज की, इट मीन्स कि आप लोगों को समझ आना चाहिए कि इसमें जो गोल्ड का कंटेंट है वो आपके पास 75% से कम है, तो वो आपका लो गोल्ड एलॉयज की कैटेगरीज में आ जाएगा। द थर्ड वन टर्मिनोलॉजी इज द बेस मेटल एलॉयज। बेस मेटल एलॉयज हमारे पास वो मेटल एलॉयज हैं जिनमें आपके पास बेसिक मेटल ऐड हुए हैं, जिनमें आपके पास प्रीशियस मेटल ऐड नहीं है। ठीक है, वो एलॉयज जिनमें आपके पास प्रीशियस मेटल नहीं है। So those alloys which not containing precious metal to impart their corrosion resistance, या जैसे कि हमारे पास बेस मेटल एलॉयज की एग्जांपल में स्टेनलेस स्टील आ जाता है, निकल आ जाता है, कैडमियम आ जाता है, ठीक है, कोबाल्ट, ये सारे हमारे पास बेस मेटल एलॉयज में आते हैं। ये हमारे पास प्रीशियस मेटल नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है, प्लस इनमें हमारे पास कोरोजन रेजिस्टेंस की एबिलिटी भी होती है। तो ये हमारे पास बेस मेटल एलॉयज हैं, यानी जो आपके पास कोरोजन को भी रेजिस्ट कर रहे हैं। कोरोजन क्या है? जब हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ मेटल की कांटेक्ट आ जाता है और उसमें फिर रेस्टिंग कंडीशन आ जाती है तो वो कोरोजन आ जाता है। तो कोरोजन की तरफ ये हमारे पास रेजिस्टेंस भी शो करते हैं, प्लस इनमें हमारे पास कोई प्रीशियस मेटल, कोई नोबल एलिमेंट जो है वो ऐड नहीं है। सारे हमारे पास इसमें बेसिक मेटल्स हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील है,
निकल क्रोमियम है, कोबाल्ट है, ठीक है, ये वाले मेटल्स हमारे पास इसमें आ जाते हैं। तो इन टर्मिनोलॉजी से आप लोगों को समझ आना चाहिए कि जब आगे प्रीशियस मेटल की बात आएगी या गोल्ड लो गोल्ड एलॉयज की बात आएगी या बेस मेटल की बात आएगी तो वो हमारे पास ओके। नेक्स्ट हमारे पास है प्योर गोल्ड फिलिंग्स। प्योर गोल्ड फिलिंग्स हमारे पास वो वाले मटेरियल्स जो यूज कर रहे हैं आप लोग एज अ फिलिंग, ठीक है, लेकिन इनमें आपके पास फिलिंग मटेरियल कौन सा है, वो आपके पास गोल्ड है विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्योर। इनमें कोई और मेटल ऐड नहीं है, यानी कोई एलॉय नहीं है, ये हमारे पास जस्ट द गोल्ड फिलिंग है, वो भी प्योर फॉर्म में है। ब्रैकेट में जो नेम है वो हमारे पास है कोहेसिव गोल्ड। इट मींस कि प्योर गोल्ड फिलिंग्स को हम कोहेसिव गोल्ड भी कहते हैं। व्हेन 2 पीसेस ऑफ द प्योर गोल्ड आर प्रेस्ड, जब आप 2 पीसेस को ले लें गोल्ड के और इन दोनों को एक दूसरे के साथ प्रेस कर लें, इन दोनों के बीच में एक हमारे पास बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को हम कहेंगे मेटालिक बॉन्ड। वो मेटालिक बॉन्ड जब इन दोनों के बीच में बन जाएगा, एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बन जाएगा, जहाँ पे 2 पीसेस का कहाँ पे कांटेक्ट आया है वहां पे जो आपके पास बॉन्ड बनेगा, एंड द गोल्ड इज वेल्डेड टुगेदर। ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ वेल्डेड हो जाएंगे, वो हमारे पास से बॉन्ड बना लेंगे विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ओके, प्योर गोल्ड फिलिंग्स में हमारे पास हीट की एप्लीकेशन नहीं है, यानी आपने हीट के थ्रू इन दोनों को कंबाइन नहीं किया, आपने इन दोनों को वेल्ड किया है, जो कि इसको हम कोल्ड वेल्डिंग भी कहते हैं, जिसमें आप हीट एप्लीकेशन यूज नहीं करते। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही खुद ही वेल्ड हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कोल्ड वेल्डिंग इज यूटिलाइज्ड व्हेन बिल्डिंग अप अ प्योर गोल्ड फिलिंग। जब हमारे पास प्योर गोल्ड फिलिंग की जाती है तो उसके टाइम हमारे पास कोल्ड वेल्डिंग इन दोनों के बीच में हो जाएगी। फिर हमारे पास है कि कोहेसिव गोल्ड इज नॉर्मली यूज इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी थिन गोल्ड शीट और फॉइल अप्रोक्सीमेटली 0.001 मिलीमीटर थिक। जो आप प्योर गोल्ड यूज करेंगे, ये प्योर गोल्ड जो है, ये फिलिंग मटेरियल जो है, इनके जो पीसेस है ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ शीट या इन द फॉर्म ऑफ फॉइल प्रेजेंट है, ठीक है। आपने इनको टूथ के ऊपर रख देना है जहाँ पे आपको इसकी जरूरत है, इनले की फॉर्म में, ऑनले की फॉर्म में, कस्ट को कवर कर रहा है, ठीक है। जिस फॉर्म में आपने इसकी टूथ की फिलिंग करनी है, आपने वहाँ पे इस शीट को, इन फॉइल्स को वहाँ पे रख देना है। फिर वहाँ पे एक के साथ दूसरा पीस भी आप रख सकते हैं, जितनी पीसेस की जरूरत है हम उनको वहाँ पे प्रेस करेंगे। जब हम उनको प्रेस करेंगे टूथ के ऊपर इसकी शेप अडॉप्ट होगी, ठीक है, और जब उसकी शेप जब प्रेस्ड हो जाएंगी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्ड्स बना लेंगे और हमारे पास एक रेस्टोरेशन टाइप आ जाएगी। लेकिन इन 3 शीट्स की या इनकी फॉइल्स की जो थिकनेस है वो आपके पास 0.001 mm थिकनेस है। तो ये हमारे पास प्योर गोल्ड फिलिंग्स आ जाएगी और इनको हम कोहेसिव गोल्ड भी कहते हैं। ओके, देन हमारे पास प्योर गोल्ड फिलिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर गोल्ड फिलिंग डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्किंग कैरिड आउट ऑन द मटेरियल। जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है कि ये आपके पास कितना रेजिस्टेंस देता है, कितना फोर्स को बेयर कर सकता है, कितना लोड को बेयर कर सकता है, तो इसकी जो वो सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है तो वो कह रही है कि प्योर गोल्ड की वो हमारे पास डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्किंग इस मटेरियल पर कैरिड आउट होगा, यानी कितना आपने इसको कोल्ड वर्किंग देना है, कोल्ड वेल्डिंग देनी है, या कितना आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है कि ये आपके पास हार्ड हो जाए या फिर सेट हो जाए हमारे पास प्योर गोल्ड, ठीक है। सो द डिग्री ऑफ द वर्क हार्डनिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। हमारे पास जो इसकी वर्क हार्डनिंग है वो किस चीज पे इसकी डिग्री जो है वो डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड करती है। मैंने आप लोगों को कहा कि हमने इनकी 3 शीट और फॉइल को लेना है और हमने इनको टूथ के ऊपर रखना है, फिर वहां पे हम लोग इसको प्रेस करेंगे, हमने इनकी कंडेंसेशन करनी है, इसको प्रेशर देना है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उस चीज पे आपका डिपेंड करता है कि आपने इसको कितनी कंडेंसेशन देनी है, कितना आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, फिर उसके मुताबिक आपके पास इस मटेरियल की कितनी हार्डनिंग आएगी। सो द लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच द मटेरियल इज कंडेंस, और कितना टाइम आपका उस मटेरियल पे लगेगा, कितना टाइम उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो मटेरियल जो है वो आपके पास कंडेंस हो जाए और उसमें वो कोल्ड वेल्डिंग हो जाए। सो द एडवांटेजेस ऑफ द गोल्ड फॉइल फिलिंग आर दैट इट इज परफेक्टली कोरोजन रेजिस्टेंट, प्लस इसका हमारे पास ये एडवांटेज भी है कि ये कोरोजन की तरफ रेजिस्टेंस भी शो करते हैं हमारे पास जो गोल्ड फॉइल है। लेकिन इसके साथ ही वो एरियाज जहाँ पे आपके पास इसकी अपनी रिजिडिटी भी है, इसका अपना लिमिट भी है, ठीक है, कि ये आपकी फोर्सेस को बेयर भी कर सकता है, लेकिन वो एरियाज जहाँ पे आपके पास हाई लोड बेयरिंग एरियाज हो, जहाँ पे आपके पास हाई मैसिकेटिव फोर्सेज आ जाए तो उसके ऊपर, या आपने कोई ऐसी हार्ड चीज खा ली है या आप खाने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी टूथ के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्सेज आएंगी, एक्स्ट्रा फोर्सेज अप्लाई करेगी आपका टूथ या आपका माउथ। सो द सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर गोल्ड जो है वो सच एज रिजिडिटी और इलास्टिक लिमिट जो है ये दोनों आपके पास इनसफिशिएंट हो जाएंगे, ये उस डिस्टॉर्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, ये ज्यादा रिजिडिटी भी शो नहीं कर सकेंगे और ना ही अपनी ज्यादा इलास्टिक लिमिट शो कर सकेंगे, ठीक है। तो ये खुद ही फिर वहां पे डिस्टॉर्ट हो जाएंगी।
ये मटेरियल्स हमारे पास अच्छे हैं, लेकिन अगर हमने इनके ऊपर हाई फोर्सेस या हाई लोड अप्लाई किया तो हमारा यही मटेरियल जो प्योर गोल्ड है वो खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फिर उसी डिस्टॉर्शंस की तरफ जो है वो उतनी रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा, फिर इसकी रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द डिस्टॉर्शन जो है वो कम है। लेकिन उन एरियाज में जहाँ पे आपके पास हाई लोड हो या हाई मेस्टिकेटरी फोर्सेस हो, और कोरोजन की तरफ भी रेजिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि आपके माउथ में ऑलरेडी ऑल टाइम जो है वो सलाइवा प्रेजेंट होता है, तो उस सलाइवा की वजह से आपका मटेरियल जो प्योर गोल्ड है वो कोरोड नहीं होगा, और ना ही उसकी डस्टिंग कंडीशन आएगी, ना ही वो खराब होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कास्टिंग गोल्ड एलॉयज की, विच इज कॉल्ड ट्रेडिशनल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज, जो हमारे पास क्लासिफाइड हुआ है 4 टाइप्स में। हमने इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो इसकी स्ट्रेंथ की बेसिस पे की है, कि कहाँ पे आपके पास जो गोल्ड एलॉयज की जो कास्टिंग है वो कहाँ कहाँ पे आपके पास कितना कितना स्ट्रेंथ जो है वो शो करेगी। सो टाइप 1 जो है वो हमारे पास लो स्ट्रेंथ गोल्ड एलॉयज है। वो गोल्ड एलॉयज जो कि लो स्ट्रेंथ शो करेंगे, तो इनको हमने कहाँ पे फिर यूज करना है, इनकी यूजेज हमारे पास ज्यादातर इनलेज में होगी। सो फॉर कास्टिंग सब्जेक्ट टू अ वेरी स्लाइट स्ट्रेस, वो एरिया जहाँ पे आपके पास स्लाइट स्ट्रेस हो तो वहाँ पे आप टाइप 1 को यूज कर सकते हैं और एज ए इनलेज यूज कर सकते हैं, यानी टूथ के अंदर की जो फिट्स ऑफ फिशर एरिया अगर वहाँ पे कैरीज आ गई हैं, आपने उनको रिमूव कर दिया है और वहाँ पे आप यूज करना चाहते हैं मटेरियल को, तो वो गोल्ड एलॉयज यूज कर सकते हैं, तो वो एक इनले एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो गोल्ड एलाइज की टाइप 2 जो है वो मीडियम स्ट्रेंथ शो करेगा, वो एरिया जहाँ पे आपके पास मॉडरेट स्ट्रेसेस हो वहाँ पे हमारे पास ये वाले टाइप 2 गोल्ड एलाइज यूज होंगे। इनके एग्जांपल में हमारे पास इनलेस की एरिया भी है और ऑनलेस भी है, यानी टूथ का वो एरिया जो इनले के साथ टूथ का कस्प एरिया को भी कवर करेगा। ठीक है, तो वो ऑनले आ जाएगा, वहाँ पे हम गोल्ड एलाइज को यूज कर सकते हैं। फिर टाइप 3 हमारे पास वो गोल्ड एलॉयज है जो कि हाई स्ट्रेंथ शो करेंगे। जब हाई स्ट्रेंथ शो करें इट मीन्स कि वे हाई स्ट्रेसेस को बेयर भी कर सकते हैं। सो फोरकास्टिंग सब्जेक्ट्स टू हाई स्ट्रेसेस, एग्जांपल ऑनलेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी टूथ का जो कस्प एरिया है उसको भी ये कवर कर सकता है। थिन कास्ट बैकिंग्स, यानी हमारे पास ये कास्ट की बैकिंग्स, ये दो टूथ के हमारे पास इसकी बैकिंग एरिया आ जाएगी। कुछ हमारे पास फेसिंग क्रोन्स होते हैं, कुछ हमारे पास बैकिंग वाले हैं, फेसिंग वाले जो फेशियल साइड की तरफ आ जाएंगे, बैकिंग वाले जो है वो टूथ की बैक साइड, यानी जो उसकी वो एरियाज जो नजर नहीं आते उनकी तरफ आ जाएंगे। पॉन्टिक्स है हमारे पास, पॉन्टिक्स हमारे पास वो आर्टिफिशियल टूथ है जो आप जो जिस पेशेंट का जो है वो टूथ नहीं है, वो मिसिंग हो चुका है, उसको आपने रिप्लेस करना है किसी आर्टिफिशियल टूथ पे और एक टूथ आपने वहां लगाना है, तो उसको हम पॉन्टिक्स कहते हैं, या आप कह लें कि आप आर्टिफिशियल टीथ को पॉन्टिक्स कह सकते हैं। फुल क्रोन्स एंड सैडल्स है हमारे पास, फुल क्रोन्स के लिए भी हम हाई स्ट्रेंथ मटेरियल को यूज कर सकते हैं, गोल्ड एलाइज वाला टाइप 3। और सैडल एरिया हमारे पास वो एरिया है जिनके ऊपर आपके पास कोई टूथ नहीं है, एडेंटुलस एरिया को हम सैडल एरियाज भी कह सकते हैं। उन एडेंटुलस एरिया को ऊपर हम आर्टिफिशियल टीथ फिर लगाते हैं। टाइप 4 हमारे पास एक्स्ट्रा हाई स्ट्रेंथ है, तो टाइप 4 जो है वो एक्स्ट्रा हाई स्ट्रेंथ शो करेगा वहाँ पे जहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा हाई स्ट्रेसेस होंगी, वो उनको बेयर कर सकता है। सो फोरकास्टिंग सब्जेक्ट टू वेरी हाई स्ट्रेसेस, दे आर वेरी थिन इन क्रॉस सेक्शन। अगर इनको हम क्रॉस सेक्शनली देखें तो ये हमारे पास थिन होते हैं, लेकिन ये आपके पास स्ट्रेसेस को बेयर कर सकते हैं जो आपके पास वेरी हाई स्ट्रेसेस हैं। इसके लिए हमने टाइप 4 यूज करना है जिनकी बहुत हाई स्ट्रेंथ है, जैसे कि आपके पास सैडल एरिया जो आपके पास एक से ज़्यादा टीथ मिसिंग है। ठीक है, उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं टाइप 4 को। बार्स के एज ए बार यूज़ कर सकते हैं, एज ए क्लैस्प यूज कर सकते हैं, क्रोन्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रिजेस के लिए भी, और हमारे पास जो पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क्स है उनके लिए भी हम टाइप 4 गोल्ड एलॉयज को यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप लोग यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए आपके पास पेशेंट की नेचुरल टीथ है, नेचुरल टीथ के ऊपर इनका जो है वो गोल्ड लगा हुआ है। ठीक है, गोल्ड मटेरियल लगा हुआ है, एक टूथ में इनले की फॉर्म में है, दूसरी टूथ में आप देखिए इन्होंने कस्प को भी कवर किया हुआ है, तो ये आपके पास ऑनले की फॉर्म में आ जाता है। जब ये हमारे पास फुल टूथ को ऊपर से कवर किया होता है कस्प से लेकर नीचे तक सारा, तो फिर वो हमारे पास क्रोन की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास गोल्ड एलॉय जो है वो यूज हुए हैं। ठीक है, गोल्ड एलॉय यहाँ इन नेचुरल टीथ के ऊपर यूज हुए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वन डायग्राम जो पिक्चर है आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक मेटल का फ्रेमवर्क बना हुआ है। ठीक है,
ये मेटल का फ्रेमवर्क भी आपका गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है अगर आप इसे गोल्ड के फॉर्म में बनाना चाहते हैं। और जहाँ पे आपके पास ये देखिए डीप मिसिंग है, ये आपका सैडल एरिया आ जाता है। जो मेटल का मटेरियल जो पड़ा हुआ है ये आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो इसे हम मेटल फ्रेमवर्क भी कहते हैं। दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं जो आपके पास गोल्डन कलर का है ये आपका गोल्ड है, और देखिए ये एज अ इम्प्लांट में उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको गोल्ड को आप डिफरेंट एरियाज पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े कि टाइप 1 टू टाइप 4, जिसमें आपके पास लो स्ट्रेंथ से स्टार्ट होके हाई स्ट्रेंथ तक आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है कि जो डेंटल गोल्ड कास्टिंग एलॉयज है, इनमें आपके पास कितना जो है वो गोल्ड प्रेजेंट है और कितना गोल्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर आप लोगों को अभी याद हो तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि हमारे पास जो लो गोल्ड एलॉयज है उनमें हमारे पास लेस देन 75% अगर गोल्ड प्रेजेंट होगा, लेस देन 75, ठीक है, तो वो हमारे पास लो कास्टिंग गोल्ड एलॉयज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है कि जो हमारे पास डेंटल गोल्ड कास्टिंग एलॉयज है इनमें रिक्वायर्ड है नोबल मेटल कंटेंट। नोबल मेटल कंटेंट इनमें कौन सा है, वो है गोल्ड। सो इट शुड बी एटलीस्ट 75% आपके पास ये होना चाहिए आपका गोल्ड कंटेंट इसमें। इट कैन बी सीन दैट द गोल्ड कंटेंट और नोबिलिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है फ्रॉम टाइप 1 से टाइप 4 तक। तो टाइप 1 से टाइप 4 तक वो डिक्रीज किस तरह हो रही है, टाइप 1 से टाइप 4 तक इस तरह की। टाइप 1 जो है वो लो स्ट्रेंथ था, इट मीन्स कि इसमें सबसे ज़्यादा आपके पास प्योर गोल्ड कंटेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो टाइप 4 की तरफ आता है और वो हाई स्ट्रेंथ शो कर रहा होता है, इट मीन्स कि इसमें आपके पास गोल्ड कंटेंट कम हो रहा है, ठीक है। तो टाइप 1 वाला आपके पास सॉफ्ट था, इसमें प्योर गोल्ड था, और टाइप 4 जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा हार्ड था, तो वो आपके पास एलॉय उसमें ज़्यादा ऐड हो गए और उसमें आपके पास गोल्ड का कंटेंट भी कम हो रहा है। तो अब जो हमारे पास गोल्ड एलॉयज हैं, ठीक है, प्योर गोल्ड की बात नहीं हो रही, गोल्ड एलॉयज की बात हो रही है, यानी गोल्ड के साथ कोई और मेटल भी इन कॉम्बिनेशन है। तो इसमें फिर गोल्ड कंटेंट कितना प्रेजेंट है अगर गोल्ड एलॉय है। तो गोल्ड एलॉय की जो कंटेंट है, इसकी जो नोबिलिटी है, इसको हम इंडिकेट करते हैं कैरेट वैल्यू और फाइननेस वैल्यू से। कैरेट वैल्यू हमारे पास क्या है, कैरेट वैल्यू हमारे पास इंडिकेट करता है कि आपके पास कितना नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द गोल्ड बाय वेट। बाय वेट आपके पास गोल्ड जो है वो कितना प्रेजेंट है 24% ऑफ द एलॉय में, ठीक है। 24% ऑफ एलॉय में आपके पास कितना पार्ट ऑफ द गोल्ड बाय वेट प्रेजेंट है, दिस इज योर कैरेट वैल्यू। अगर हम फॉर एग्जांपल टाइप 2 एलॉय को देखें तो टाइप 2 वाला हमारे पास मॉडरेट सेट यानी जो हमारे पास मीडियम वाला था, तो उसमें हमारे पास 74% 75% ऑफ द गोल्ड उसमें जो प्रेजेंट था, तो उसकी जो कैरेट वैल्यू थी वो फिर 18 आ जाती है टाइप 2 की, ठीक है। टाइप 1 की बात नहीं करें इसलिए क्योंकि टाइप 1 जो है वो तो प्योर गोल्ड है, उसमें तो एलॉय नहीं है। लेकिन अगर हम टाइप 2 को देखें तो टाइप 2 में जो हमारे पास 75% ऑफ गोल्ड अगर उसमें प्रेजेंट है, तो उसकी कैरेट वैल्यू 18 आती है। और इसी तरह कैरेट वैल्यू की तरह हमारे पास फाइनेंस वैल्यू भी है, जिसके मुताबिक हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना गोल्ड कंटेंट जो है वो एक मटेरियल में प्रेजेंट है, या गोल्ड एलॉय में कितना गोल्ड का कंटेंट प्रेजेंट है। तो फाइनेंस वैल्यू भी सेम इस तरह कैरेट की वैल्यू की तरह है। जिस तरह कैरेट की वैल्यू में हम 24% ऑफ में देख रहे थे कि कितना बाय वेट आपके पास गोल्ड प्रेजेंट है, फाइनेंस वैल्यू में आपने 1000% ऑफ द एलॉय में चेक करना है कि कितना वेट जो है वो आपके पास गोल्ड के कंटेंट का है, ठीक है। 1000% पार्ट्स ऑफ द एलॉय में, तो वो आपका 24 पार्ट्स में आपने चेक करना था, ये आपने 1000 पार्ट्स में चेक करना है। इस तरह इसी में फाइनेंस वैल्यू अगर हम टाइप 2 की चेक करें तो उसकी हमारे पास 75% ऑफ द गोल्ड में अगर देखें तो हमारे पास फाइनेंस वैल्यू उसकी 750 आ जाती है, ठीक है। तो फाइनेंस वैल्यू 750 आ जाती है, कितने पार्ट्स पे, 1000 पार्ट्स ऑफ द एलॉय पे आ जाती है। The increase in hardness observed when the nobility decrease is primarily due to the solution। अगर देखा जाए तो टाइप 1 से जब वो टाइप 4 की तरफ आ रहा था तो उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो रही थी, और जब हार्डनेस इंक्रीज हो रही थी तो नोबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। अब नोबिलिटी कैसे डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपके पास जो आपका मेटल गोल्ड है वो आपके पास डिक्रीज हो रहा था, जितना मेटल उसमें गोल्ड आपका कम हो रहा है उसकी हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द सोल्यूशन हार्डनिंग। अब जो इसका सोल्यूशन है वो हार्डनिंग इफेक्ट शो कर रहा है एलॉइंग मेटल्स के साथ, यानी जितना एलॉइंग मेटल ऐड हो रही है आपका मटेरियल हार्ड हो रहा है, वो एक सॉलिड सोल्यूशन बना रहा है गोल्ड गोल्ड के साथ, ठीक है। अब सॉलिड सोल्यूशन वो गोल्ड के साथ किस तरह बना रहा है, क्योंकि इसमें आपके पास एलॉय ऐड हुआ है यानी और मेटल्स ऐड हुए हैं, उन और मेटल्स की एडिंग की वजह से जो है वो सारे अंदर में डिस्पर्स हो गए हैं, और वो जो है स्ट्रेसेस को भी बेयर कर सकते हैं। So the type 3 and the type 4 alloys can be further hardened by heat treatment। ये type 3 type 4 जो alloys हैं ये आपके पास और भी हार्ड हो सकती हैं अगर हमने इनको और हीट ट्रीटमेंट दी।
यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में ये लिखा गया है कि आपके पास किस तरह आपका सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो हार्ड हो जाता है। तो यही बात की गई है कि जितना आपके पास वो स्ट्रेस को बेयर कर सकता है मेटल, उतने आपके पास इसमें प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन एटम्स है। वो फॉरेन एटम्स जो है वो अंदर डिस्पर्स्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग, कि आपका जो सॉल्यूशन था वो हार्ड हो सकता है। और भी इसी तरह टाइप 3 और टाइप 4 का अगर हम और टेम्परेचर देंगे तो वो हमारे पास और भी हार्ड हो सकते हैं। ओके, देन हमारे पास है कि प्लेटिनम और पैलेडियम जो है इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट। ये दोनों हमारे पास जो नोबल और प्रीशियस एलिमेंट्स है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी इंक्रीज है। इट मीन्स कि ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी चीज़ें होंगी और इनको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, तभी ये हमारे पास इनका मेल्टिंग पॉइंट आएगा और ये मेल्ट होंगे। एंड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द गोल्ड एलॉयज, और ये इसकी जो हमारे पास टेम्परेचर है वो रिक्रिस्टलाइजेशन का भी इंक्रीज है गोल्ड एलॉयज की तरह। जो जिंक है इसमें हमारे पास अगर प्लेटिनम और बेरिलियम के अलावा हमारे पास गोल्ड एलॉयज में जिंक की एडिशन कर दी जाए तो जिंक क्या है, विच इज प्रेजेंट एज अ कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 1%। हमारे पास एलॉयज में ज़्यादातर जिंक प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये एक्ट करता है एज अ स्कैवेंजर ड्यूरिंग कास्टिंग, कि कास्टिंग की प्रोसीजर के टाइम ये आपके पास एक्ट करता है एज अ स्कैवेंजर। अब एक्ट कैसे कर रहा है एज अ स्कैवेंजर, जो आपके पास गोल्ड एलॉयज होंगे इनमें अगर आपके पास ऑक्सीजन होगा तो ये उनके साथ ऐड हो जाएगा और प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। और फिर वहाँ पे ये मतलब जो ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होगा उसकी लॉसिंग नहीं होगी, वो उसको अपने साथ जो है वो ट्रैप कर लेता है और ऐड कर लेता है जो जिंक अगर प्रेजेंट होगा। तो इट इज़ द मोस्ट केमिकली रिएक्टिव है हमारे पास ऑल द मेटल्स में। कौन सा हमारे पास जिंक जो है वो मोस्ट केमिकली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। इट बिकम प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज हो जाता है हाई टेम्परेचर ऑफ द कास्टिंग में। जब कास्टिंग में हाई टेम्परेचर दी जाती है तो ये आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसकी प्रोडक्ट में आपके पास जिंक ऑक्साइड बन जाता है, जिसको फिर हम बाद में फिर रिमूव कर सकते हैं अपने मोल्टन एलॉय से। यानी जो आपका मेटल है मोल्टन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, उससे इसकी रिमूविंग फिर बाद में हो। अच्छा, फिर हमारे पास है कुछ कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो गोल्ड कास्टिंग एलॉय के हैं, टाइप 1 से टाइप 4 तक हैं। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं टाइप लिखा हुआ है, जो 1 2 3 4 टाइप्स हैं और जो सारे हमने पीछे पढ़ लिए थे, लो स्ट्रेंथ से मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई की तरफ जा रहे थे। अगर उनकी हम हार्डनेस की प्रॉपर्टी देखें तो हार्डनेस की जो प्रॉपर्टी है वो टाइप 1 से टाइप 4 की तरफ जब जाती है तो उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। इसी टाइप 4 की जो है हमारे पास ज़्यादा हार्डनेस होगी और टाइप 1 की कम होगी। इस तरह अगर हम प्रोपोर्शनल लिमिट को इसका देखें तो प्रोपोर्शनल लिमिट जो है इसकी लिमिटेशन वो टाइप 4 की तरफ जब जाती है तो वो भी इंक्रीज होती जाती है। इसी तरह अगर हम इनकी स्ट्रेंथ को देखें तो स्ट्रेंथ भी हमारे पास टाइप 4 की तरफ जब जाएगा तो वो भी इंक्रीज होगा। और अगर हम इसकी डक्टिलिटी को देखें कि क्या हमारा मेटल डक्टाइल है कि नहीं, क्या वो उसकी डक्टिलिटी है, तो वो आपके पास टाइप 4 की तरफ जब जाती है तो वो डिक्रीज होती है, ठीक है। जहाँ पे आपके पास हार्डनेस इंक्रीज होती है तो उसकी डक्टिलिटी जो है वो फिर डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। वो फिर ज़्यादा डक्टाइल नहीं रहता वो मेटल हमारे पास, ठीक है। अब वो हार्ड हो रहा है तो डक्टिलिटी जो है वो टाइप 1 की ज़्यादा होगी, लेकिन टाइप 4 की तरफ जब जाती है तो वो डिक्रीज होती जाती है। इसी तरह कोरोजन की तरफ रेजिस्टेंस जो है, तो जो प्योर मेटल है उनकी कोरोजन की जगह रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, लेकिन जब वो टाइप 4 की तरफ जाएंगी तो उनकी कोरोजन की जगह रेजिस्टेंस